व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी के 10 ऐसे टॉपिक्स या फिर आप बोल सकते हो 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार सीबीएसई में रिपीट हुए हैं और जिनकी चांसेस एग्जामिनेशन में आने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर आप लोग कह सकते हो टॉपिक आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, क्वेश्चन वहां से ट्विस्ट होके आ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से आंसर आपको राइट करना है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये 10 ऐसे टॉपिक्स उम्मीद करता हूं आप लोग इनको बढ़िया से बना लोगे और इनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांसेस है इन्हीं से ट्विस्ट होके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, जो 2012 में भी आया है, 14 में भी आया है, 15 में भी आया है और 16 में भी आया है, यानी कि आप लोग कह सकते हो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई की तरफ से 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि बडिंग क्या होता है और स्पेशली किस केस की बात कर रहा है, ये हाइड्रा की बात कर रहा है। ठीक है, और लेबल डायग्राम के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो, ये आपका चैप्टर है रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो आपका रिप्रोडक्शन है क्लास, वो 2 तरीके से होता है, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा ये चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस क्लास, क्या होता है आपका सेक्सुअल, और दूसरा क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, ध्यान से समझे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, या फिर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं होता है। ठीक है, आप लोग क्या यूज नहीं करते हो, सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और सिंगल पेरेंट यहाँ पे होता है। क्लियर, तो यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। जो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा में जो बडिंग होता है ना, बडिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों को ये ध्यान से समझ लेना है, ये क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, और ये हाइड्रा में ही होता है। ऐसा ही केस अगर बडिंग आप लोग देखोगे, ये होता है आपका ईस्ट में भी होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, होता सिंपल सी चीज है, जैसे आपका ये हाइड्रा है, हाइड्रा का कोई एक बेसिक पार्ट है, वो बड़ा हो जाता है और वो उससे डीटैच होके एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले समझो बडिंग क्या होता है। इन बडिंग आपका कोई भी स्मॉल पार्ट होगा किसी भी बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट वो ग्रोथ आउट करता है एज ए बड। किसकी तरह ग्रोथ करता है, वो कोई एक बड की तरह ग्रोथ करता है और बाद में वो क्या हो जाता है, डीअटैच और एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है, ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये किसमें होता है आपका बडिंग, हाइड्रा में भी होता है और किसमें होता है, ईस्ट में भी होता है। तो बहुत बेसिक चीज है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। ये देखिए, ये है आपका हाइड्रा। ठीक है, और ये भी कौन सा आपका पेरेंट हाइड्रा। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ पे डेवलप हुआ है एज ए बर्ड। क्लियर, ये आपका छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे बर्ड है, ये हो रहा है आपका डेवलप। जो भी आपका पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म था उसमें एक बर्ड डेवलप हुआ। ठीक है, अब बाद में क्या होगा, ये जो बर्ड है ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, इसको क्या बोलते हो क्लास, आपको इसी को बोलते हो आप लोग बर्डिंग। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पूछा गया है और ये पूरा प्रोसेस विद द डेफिनेशन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर, तो एक ऐसा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप लोग प्रिपेयर करके जाओ, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान से समझो। ये पूछा गया है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है कि नहीं, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद उसने पूछा है लेबल करना है आपको। यूरिथ्रा क्या होता है, किडनी कहाँ होता है, यूरेटरी क्या होता है और यूरिनरी ब्लेड, इन सबको क्या करना है आपको, लेबल करना, मतलब डायग्राम बना के उन चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 2015, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन भी आपका 4 टाइम रिपीट हुआ है। क्लियर, तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको समझाना चाहते हो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है कि नहीं, हर चीज उससे फिल्टर करने के बाद, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको आप लोग बोलते हो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसमें आपका सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है, किडनी। तो पहला इसने पूछा था किडनी, तो ध्यान से देखिए, ये 2 किडनियां होती है आपकी और ये आपकी यहाँ पे पीछे
की तरफ होती है, ठीक है कि नहीं। इनसे कनेक्ट होता है, ये किडनियां जिब गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होती है, जिसको आप लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हो, ठीक है। ये होता है आपका यूरिथ्रा, जहां से आप लोग रिमूव करते हो जितने भी आपका वेस्टेज है, ठीक है। गॉल ब्लैडर यहाँ पे आपका वेस्ट जो भी है वो क्या होता है, सेव होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जान से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया, और ये क्या आपका किडनी, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आप लोग यूरेटर, ठीक है। तो ये चार ही चीजें पूछी थी। यूरेथ्रा कहाँ पे होता है, ये रहा आपका। उससे आगे क्या पूछा, किडनी, किडनी ये रही दोनों आपकी, क्लियर। और उससे आगे क्या पूछा है आपको, यूरेटर, ये रहा आपका यूरेटर, और आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसके लेवल डायग्राम को एक्सप्लेन करो और अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे पूछा हुआ इसने डाइजेशन सॉरी न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा की बात कर रहा है, क्लियर। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 13, 15, 16, 22 और अब की बार 20 के हो सकता है इधर से क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। अब यहाँ पे जो अमीबा में डाइजेशन होता है वो 5 स्टेप में होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ना, वैसे ही किसमें होता है, अमीबा में होता है। बस फर्क क्या है, ह्यूमन बीइंग एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला होता है इनगेशन, यानी फूड को आप अपनी बॉडी के अंदर डालना, ठीक है। फिर होता है उसका डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन, और फिर क्या होता है, ईगेशन। ईगेशन का मतलब एक्सक्रिएशन आप लोग बोल सकते हैं। 5 स्टेप में होता है। अब ध्यान से समझे, ये आपका अमीबा था, इसने कोई भी फूड पार्टिकल देखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सूडोपोडिया जैसे ये जो आपका पार्ट डेवलप कर लेगा, जो इसके चारों तरफ घेरा बना लेंगे और फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये इसको अंदर करके डाइजेस्ट कर लेगा और इसी के थ्रू क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर करेगा। अब ये प्रोसेस है, ये आपने सूडोपोडिया बनाया, ठीक है। एक्सटेंशन होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब उसके बाद ये कैप्चर करता है फूड को और अंदर करता है फूड वैक्यूल में, ठीक है कि नहीं। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन वैक्यूल, किसमें होता है आपका, डाइजेशन वैक्यूल में होता है। डिफ्यूजन होता है इनटू द सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड को ये मूव कर देता है, किसके थ्रू रिमूव कर देता है, वही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से आपका डाइजेशन इन अमीबा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हर एक काम को करने के लिए, हर एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्लास इसके पास सिर्फ एक ही सेल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग डायग्राम है, आपको आने चाहिए, स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। ये 5 स्टेप में पूरा अपना प्रोसेस क्या करता है, ठीक है। अब आगे चले तो अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन। ओजोन क्या होता है, अब आप लोगों को पता है, ओजोन इज ए प्रोटेक्शन लेयर। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ ये क्या है, आपकी एक प्रोटेक्शन लेयर है, क्लियर। आप लोग प्रोटेक्शन लेयर भी बोल सकते हो, आप लोग शिल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। शिल्डिंग जिसको बोलते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। ओजोन इज ए प्रोटेक्शन लेयर जो आपकी अर्थ को किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से। यस क्लास, किससे बचाती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से। अब अल्ट्रावायलेट रेज से क्यों बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्टली बहुत सारे हार्म्स हैं, जैसे स्किन कैंसर का, और भी बहुत सारे रीजन है जो प्रोड्यूस करती है। अब उनसे बचाने का काम कौन करती है, आपकी ओजोन लेयर, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी ओजोन लेयर, जैसे ये आपकी अर्थ है, ये प्रोटेक्टेड है आपकी ओजोन से, क्लियर है। और यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जैसे इस ये किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये है आपका अनस्टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक मॉलिक्यूल फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपका O3, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, जिसको हम लोग जानते हैं ओजोन के नाम से, ठीक है। यही है आपका ओजोन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकता है, पहला तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, अपनी जो अर्थ है वहां पे एंटर कर जाएंगे। और सेकंड जो प्रोटेक्शन है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग आजकल चल रहा है, आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, इसको भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम बताया है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये इसके साथ रिएक्ट करेगी मॉलिक्यूल को, इसको क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अभी अनस्टेबल होने की वजह से किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, एंड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका ओजोन लेयर में, जिसका फॉर्मूला क्या है, O3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करें, यहाँ से मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। अच्छा, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो प्लांट्स के केस में होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो भी आपके पोलन्स होते हैं ना,
उन सब का जो ट्रांसफर है क्लास, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका पोलिनेशन। ठीक है, ये 14, 18, 19, 20, 22 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, पोलिनेशन की डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब कितने टाइप के पोलिनेशन होते हैं, दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, एक को बोलते हैं आप लोग सेल्फ और एक को बोलते हैं आप लोग क्रॉस पोलिनेशन। तो दो टाइप के पोलिनेशन हो गए, पहला सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड क्या हो गया आपका क्रॉस पोलिनेशन। अब डायग्राम से समझते हैं, पहले समझे पोलिनेशन इज द मेथड वेयर द पोलन ग्रेन्स, यस क्लास किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोलन ग्रेन्स आर पिक्ड फ्रॉम एंथर, कहां से पिक किए जाते हैं ये, एंथर से, व्हिच इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग स्टिग्मा। हम लोग पढ़ चुके हैं मेल पार्ट से, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं आप लोग एंथर, और कहां पे आपको ट्रांसफर करना है पोलन्स को, स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट पर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं आप लोग, पोलिनेशन। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लियर, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक को आप क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हो सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं आप लोग, क्रॉस पोलिनेशन। जब एक ही फूल के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पोलन ट्रांसफर होता है, देखो इसके ये वाला आपका एंथर है और ये है आपका स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से और यहाँ पे क्या, कहाँ पे ये ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा पे, लेकिन आपका फ्लावर सेम है, लेकिन एक फ्लावर से, ये आपका फ्लावर नंबर 1 है और ये आपका फ्लावर नंबर 2 है, एक फ्लावर से सेकंड फ्लावर पे जब ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं आप लोग क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ पोलिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। कैसे आप लोग सेल्फ पोलिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे आप लोग क्रॉस पोलिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। इसमें एक ही फूल का एंथर होता है, एक ही स्टिग्मा होता है, पहला पॉइंट डेफिनेशन, फिर ये कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये पहले तो समझो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब आपका मेल जो क्रोमोसोम है वो फीमेल के साथ, यानी कि मेल जाइगोट फीमेल के साथ क्या होता है, डिफ्यूज होता है। क्लियर, मेल जाइगोट है फीमेल जाइगोट के साथ क्या होता है, डिफ्यूज होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 13, 12, 16, 21 और 22 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, मेल और फीमेल जब डिफ्यूज होते हैं ना, जो भी आपके गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, वो जब डिफ्यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आपका जो बेबी है वो चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा। कैसे, जैसे आप लोगों को पता है मेल के अंदर क्रोमोसोम होता है आपका एक्स एंड वाई। क्लियर, और आपका जो फीमेल है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ होता है आपका एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटी है क्लास आपके पास, क्या कि ये वाला एक्स इसके साथ आ जाए तो लड़की हो जाएगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये वाला एक्स इसके साथ आ जाए तो भी क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी ये एक्स, और ठीक है ये क्या हो जाएगा, वाई के साथ आएगा। ये अगर इसने क्या दिया वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका लड़का, ये क्या हो जाएगा आपका बॉय। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे देखेंगे कैसे 4 केस बनते वैसे तो एक्स के साथ एक्स, एक्स के साथ एक्स, एक्स के साथ एक्स और वाई के साथ एक्स। क्लियर है, तो जहां पे एक्स वाई होएगा वो क्या बन जाता है आपका बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि फीमेल तो हर हालत में कैसा क्रोमोसोम रिलीज करती है, एक्स एंड एक्स। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ये क्या है आपका, ये है आपका फीमेल। ठीक है, ध्यान से समझे, ये क्या है आपका, ये है आपका फीमेल, अच्छे से समझे, ये क्या है आपका फीमेल, ये क्या है आपका मेल। क्लियर है कि नहीं है। जब एक्स और ये वाला एक्स इसके साथ मिलेगा तो एक्स एक्स, ये वाला एक्स इसके साथ मिलेगा तो एक्स एंड एक्स। क्लियर है, ये वाला एक्स इसके वाई के साथ मिलेगा तो एक्स एंड वाई, ये वाला एक्स इसके साथ मिलेगा तो एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या है, ये आपके बॉयज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लड़का होगा, और यहाँ पे इन दोनों केस में क्या होगी आपकी गर्ल होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गर्ल को। ठीक है कि नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि F1 प्रोगेनेंस, जो भी आपकी प्रोगेनी है, यानी कि ये मेंडलिव की बात कर रहा है, उसमें हमेशा टोल प्लांट ही क्यों आता है और पी प्लांट क्यों लिया गया, यानी कि मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, तो पी का प्लांट यूज किया था। ठीक है, मटर का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत था, अलग अलग टाइप के, इसमें छोटे बड़े प्लांट की भी वेरिएशन मिलेगा, और इसके सीड्स में आप साथ या अलग अलग कलर के डिफरेंस क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला था, कंक्लूजन 2 चीजें निकली थी, एक तो आपका डोमिनेंट ट्रेड निकला था, ठीक है, और एक निकला था आपका रेसेसिव। क्लियर है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। लेकिन उससे पहले पूछा
पूछा है, F1 ही क्यों होता है, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि इसने क्या लिया था, एक टोल प्लांट लिया था, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। इसकी क्रॉस पॉलिनेशन स्मॉल के साथ कराई थी, टी एंड टी। तो पहला पेयर क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये इसके साथ आएगा, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ आएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। और ये वाला किसके साथ आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे ऑल द प्लांट्स आर टोल, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा, इनकी आपस में करवाए F1 की F1 के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी की, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराए तो देखो टी एन टी बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, टी एन टी बनेगा, यहाँ पे स्मॉल टी एंड कैपिटल टी बनेगा, और यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या बनेगा, 3:1, यानी कि तीनों में टोल है, एक क्या है आपका, जो आपका ड्राफ्ट रहेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास पेपर में पूछा जा सकता है। 2018 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, और 22 में आया हुआ है, क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्लास ध्यान से समझे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ जो आपका आप रिस्पोंड करते हो, कोई भी चेंज होता है, जो भी स्टिमुलाई होता है उसमें जो फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे ये रहा, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथवे, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथवे होता है फॉर इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। लाइट को जब आप लोग आंख पे फोकस करते हैं तो क्या क्या सीक्वेंस आती है, काफी कुछ चेंज होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास आपके दो, ध्यान से देखें। आपका जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ट्रांसमिट होता है इंपल्स, यस क्लास, रिसेप्टर से ट्रांसमिट होता है इंपल्स, ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन्स तक जाता है, ठीक है, विच सेंड देम टू द ब्रेन, फिर वो कहां चला जाता है, ब्रेन के पास चला जाता है, ठीक है। द इंपल्स पासेस फ्रॉम द ब्रेन टू द आई, अब इंपल्स कहां से, ब्रेन से, आई थ्रू द मोटर नर्व, कहां से जाएगा, मोटर नर्व से, स्पेसिफिकली द ओकुलर मसल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, ओकुलर मसल्स, ठीक है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स द रिस्पांस, क्लियर है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये सीक्वेंस नोट कर लेनी है, हम ये अपने चैप्टर में भी पढ़ चुके। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा क्वेश्चन कहां से है, तो आप लोग मेरी बायोलॉजी की सीरीज पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चले, अगला केस किसका था, स्नीजिंग के टाइम पे था, ठीक है। तो मेजर मेजर स्टेप्स है, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, ठीक है, और ये क्या है आपका, इरिगेशन सेंटर, मोटर नर्व, इवेंट नर्व, एंड ये क्या आपका इफेक्टर। बहुत जरूरी है क्लास, आप लोग अच्छे से बना ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये एक आपका आइडिया मिल रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, प्लांट हार्मोन्स क्या कहते हो जिसको, प्लांट हार्मोन्स वो केमिकल्स जो प्लांट्स की ग्रोथ और उसकी इनहिबिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, दो टाइप के होते हैं, एक को ग्रोथ एक्सेलरेटर बोलते हो, ठीक है, आपको ग्रोथ हार्मोन बोलते हो कि इनहिबिटर होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होता है, ए बी बोलते हैं उसको, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हो, इथाइलिन, ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ के लिए इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये कैसे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ प्लांट्स हार्मोन क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है कि नहीं, एंड इनहिबिशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। आप अच्छे से क्या कर ले, इसको बना ले। आगे क्या है, ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल का मतलब क्या है, फूड चेन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रॉपिकल लेवल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रोप्स में क्या पोजीशन रहेगी फूड चेन की, ठीक है। ये ध्यान से देखो, अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा किसकी रहती है, प्रोड्यूसर की, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 10% रूल, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जब देखेंगे। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट, ठीक है। फिर कौन आते हैं, हार्बिवर्स, ठीक है, फिर कार्निवर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवर्स, ठीक है, फिर वल्गर्स आते हैं, ठीक है कि नहीं, वल्चर्स जो भी होते हैं, क्लियर है। तो ये सबसे कम एनर्जी इनके पास होती है, ध्यान से देखो, सबसे कम एनर्जी इनके पास होती है, ठीक है। आप लोग इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टरली कंज्यूमर, ठीक है। और यहाँ से मान लो 100% थी ना, तो इसका 10%, यही रूल कहता है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर 10 का भी 1/3, ठीक है, फिर इसका भी 1/10, फिर इसका भी 1/10, ठीक है। तो ये जो है ना ट्रॉपिकल लेवल आपका रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, किस केस में, इस प्रॉपर केस में, ठीक है। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे
थे 10 के 10 टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। बेसिकली आप इनसे क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इनमें से काफी क्वेश्चंस या फिर यहाँ से ट्विस्टेड क्वेश्चंस रिपीट होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तब सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।